नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि देश की दो बड़ी पार्टियों को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। दोनों पार्टियों में चुनाव होने वाले हैं। अगस्त के आखिर तक देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इन दोनों ही पार्टियों में नए अध्यक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बहुजन समाज पार्टी में अभी मायावती तो भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले हैं। ऐसे में दोनों ही जगहों पर बदलाव होने की संभावना और तेज है। इन चर्चाओं से इतर क्या आप जानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी जैसी बड़ी पार्टियां अपने अध्यक्ष का चुनाव कैसे करती है, कैसे वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, और इन पार्टियों के संविधान में अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट पद को लेकर क्या क्या नियम है और कैसे वो अपने रूल्स को लागू करती है, जैसा कि पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। शुरुआत देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अध्यक्ष पद को लेकर दावेदारों के कई नाम सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। वजह इस महीने के अंत में होने वाला चुनाव अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 29 अगस्त से पहले अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। 1980 में स्थापित बीजेपी में अब तक 11 अध्यक्ष बने हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नए अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस तरह के सस्पेंस पहले भी बन चुके हैं। 5 सिनेरियो से हम समझेंगे कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनता है, कैसे बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाता है, कैसे अपने प्रेसिडेंट को बीजेपी के वर्कर इलेक्ट करते हैं यानी कि चुनते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव से अध्यक्ष बने हैं। कैसे बने हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले 5 नेता इस पद पर आने से पहले राष्ट्रीय महासचिव थे। इनमें पहला नाम है मुरली मनोहर जोशी का, जो साल 1991 से लेकर के 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरएसएस के जरिए राजनीति में आने वाले जोशी 1977 में अल्मोड़ा से सांसद बने थे। साल 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो जोशी को महासचिव पद दिया गया था। कुछ साल बाद उन्हें पार्टी के भीतर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। साल 1991 में चुनाव के बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी जोशी को ही दी गई। महासचिव से अध्यक्ष बनने वाले नेताओं की फहरिस्त में दूसरा नाम है कुशाभाऊ ठाकरे का। ठाकरे 1998 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ठाकरे मध्य भारत में बीजेपी संगठन के सबसे बड़े नेता थे, सबसे चर्चित नामों में से एक थे। ठाकरे संयुक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस लिस्ट में तीसरा नाम है जे कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति साल 2001 से लेकर के 2 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बनने से पहले कृष्णमूर्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह केंद्र में मंत्री बन गए थे। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हुई। पार्टी में कई नामों की चर्चा होती है, लेकिन आखिर में राष्ट्रीय महासचिव रहे अमित शाह को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2019 में अमित शाह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद जब 2014 जैसी परिस्थितियां पैदा हुई तो उस वक्त भी राष्ट्रीय महासचिव रहे जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरा पॉइंट है नेता प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये दूसरा सिनेरियो है। बंगारू लक्ष्मण की बात करूंगा। बंगारू लक्ष्मण, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह बीजेपी में 3 ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो इस पद पर आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को संभाल रहे थे। बंगारू लक्ष्मण को 2000 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वो पहले दलित और दक्षिण के नेता थे, लेकिन एक विवाद में उनका नाम उछलने के बाद से उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। साल 2009 में बीजेपी ने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी।
साल 2012 तक गडकरी इस पद पर सुभूषित रहे। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह 2 दफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तीसरा सिनेरियो क्या है? केंद्र में मंत्री लेकिन सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे नेता कौन है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एम वेंकैया नायडू बीजेपी, जब बीजेपी में वो थे तो सीधे बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो तब केंद्र में मंत्री थे, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर थे। नायडू को साल 2002 में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति लोकसभा चुनाव 2004 के मद्देनजर हुई थी। नायडू जब अध्यक्ष बने तो उस वक्त वे अटल सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। नायडू 2004 तक अध्यक्ष पद पर रहे हैं। नायडू के बाद लाल कृष्ण आडवाणी यानी कि एल के आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। चौथा सिनेरियो क्या है? सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल काडर से कौन कौन ऐसे नेता हैं और ऐसे नेताओं की फहरिस्त में किसका नाम है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक बीजेपी में जितने भी अध्यक्ष अब तक बने हैं, सबका मूल काडर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही रहा है, यानी कि आरएसएस का रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे और जे कृष्णमूर्ति तो ऐसे अध्यक्ष थे जो कभी किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे भी नहीं थे। कृष्णमूर्ति राज्यसभा सांसद और ठाकरे लोकसभा सांसद के पद पर भी नहीं थे, बमुश्किल ये पद पर ही पहुंच पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से पहले जनसंघ के भी अध्यक्ष रह चुके थे। जनसंघ जो कि 1977 में भंग हो गया था। और पांचवा सिनेरियो क्या है? महिलाएं एक भी नहीं बनी हैं और ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। कैसे नेताओं की फहरिस्त है, इनमें भी हम नाम जान लेते हैं। बीजेपी में अभी तक 11 अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस पद के लिए अब तक एक बार भी किसी भी महिला को मौका नहीं मिला है। जाति आधारित बात की जाए तो बीजेपी में 11 में से 4 अध्यक्ष जो है ब्राह्मण समुदाय के रहे हैं। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा शामिल है। लाल कृष्ण आडवाणी और कुशाभाऊ ठाकरे कायस्थ समुदाय के हैं। जे कृष्णमूर्ति दक्षिण के सवर्ण समुदाय के थे। एम वेंकैया नायडू कुर्मी समुदाय के थे, जो आंध्र प्रदेश में अपर कास्ट माना जाता है। बीजेपी में दलित समुदाय से सिर्फ एक अध्यक्ष अभी तक बने हैं, जैसा कि मैंने पहले नाम बताया आपको। बीजेपी में कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। बीजेपी संविधान के आर्टिकल 19 में अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक पार्टी के नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के जो मेंबर हैं वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव चुनाव का नियम तय करती है। हालांकि पार्टी में अभी तक अध्यक्ष पद के चुनाव की नौबत नहीं आई है। बीजेपी आम सहमति से ही अध्यक्ष पद का चुनाव करती रही है। बीजेपी में अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में अध्यक्ष पद और उनके चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई है। बताया गया है 1980 के लेकर 1980 से लेकर कि एट प्रेजेंट यानी कि अब तक पार्टी में जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं वो सर्वसम्मति से, आम सहमति से चुने गए हैं। हालांकि अगर चुनाव की नौबत आती है तो इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं, बाकायदा रूल्स रेगुलेशंस है। बीजेपी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया तय करने का काम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो करती है। आर्टिकल 19 के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद मिलकर की प्रेसिडेंट का इलेक्शन करती है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस दोनों का नए सिरे से गठन किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 15 साल तक प्राथमिक मेंबर रहा हो या 4 अवधियों तक सक्रिय मेंबर रहा हो, सक्रिय सदस्य रहा हो। एक सक्रिय सदस्य 3 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों को संयुक्त प्रस्ताव अध्यक्ष लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा। यह प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से होना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, उनको चुनते हैं। तो ये बात रही देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की। लेकिन अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में कैसे
अध्यक्ष चुना जाता है, कांग्रेस कैसे चुनती है अपना अध्यक्ष, उसके बारे में हम बात करेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में भी दो तरह के अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहला तो यह है सर्वसम्मति से, जैसा कि बीजेपी में होता है, और दूसरा है चुनाव के माध्यम से। हालांकि बीजेपी चुनाव में बहुत कम गई है, सर्वसम्मति के जो फैसले हैं वो सर्वाधिक हुए हैं। कांग्रेस में चुनाव भी हुए हैं, सर्वसम्मति भी हुई है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे चुनाव के जरिए ही इस पद पर आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले चुनाव में पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 18 में अध्यक्ष पद और उसके चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारियां मुहैया कराई गई है। इसके मुताबिक कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ अधिकृत डेलीगेट से ही मतदान कर सकेंगे। ये डेलीगेट्स प्रदेश कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और फ्रंटल संगठन से बनाए जाते हैं। अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को 10 प्रस्तावकों का समर्थन अनिवार्य है। नामांकन फाइनल होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी और उनकी टीम हर स्टेट में बैलेट बॉक्स भेजते हैं। यहाँ पर डेलीगेट्स क्रम वाइज अपना मतदान करते हैं। आखिर में वोटों की काउंटिंग होती है, गणना होती है, गिनती होती है और 50% वोट पाने वाले उम्मीदवार को प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस कार्य समिति में 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। कांग्रेस कार्य समिति ही बड़े नीतिगत फैसले लेती है। तो ऐसे इस प्रकार से नियमावली के आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता है, कांग्रेस चुनती है। लेकिन चुनाव कैसे होता है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस संविधान के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव बकायदा कुछ उसी तर्ज पर होता है जैसे देश में चुनाव होते हैं। जैसे देश में जो वोटिंग सिस्टम्स है, वही वोटिंग सिस्टम्स कांग्रेस के अंदर भी है। वही प्रक्रिया, सेम तर्ज, उसी तर्ज पर होते हैं। सबसे पहले चुनाव के लिए सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी यानी कि CEA का गठन किया जाता है। अथॉरिटी के अध्यक्ष और टीम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि CWC की मदद से करता है। अथॉरिटी के गठन के बाद वह चुनाव का पूरा खाका और शेड्यूल तैयार करती है, जिसमें हर स्तर पर चयन की प्रक्रिया, नामांकन, नाम वापसी से लेकर की स्क्रूटनी, इलेक्शन नतीजा और जीत के बाद विजेता को सर्टिफिकेट देने तक का प्रावधान है। सबकी तारीख तय होती है और सारे प्रावधान है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो प्रक्रिया देश के इलेक्शन में होती है, सेम उसी तर्ज पर कांग्रेस में भी उसी पैटर्न है, वही पैटर्न है, उसी आधार पर चुनाव होता है अपने प्रेसिडेंट का। अब बात करते हैं कांग्रेस में कौन लोग हैं जो वोटिंग करते हैं, जो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं यानी कि चुनते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की शुरुआत जो है सदस्यता अभियान से होती है। वैसे ये अभियान बीजेपी में भी चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी अभी 2 महीने का अभियान चलाएगी, उसके बाद अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुनने के बाद फिर वो स्थायी सदस्य बनाएगी। देखिए, यह अभियान करीब 1 साल तक चलता रहता है। कांग्रेस में भी वही रूल है और कांग्रेस का अभियान भी 1 साल तक चलेगा। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी बनाई जाती है। इसके बाद जिला संगठन बनाया जाता है। इन कमेटियों का गठन भी चुनाव के आधार पर ही किया जाता है। कई बार उन्हें निर्विरोध भी चुन लिया जाता है। ब्लॉक कमेटी और बूथ कमेटी मिलकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि या PCC डेलीगेट्स चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और इसके बाद हर 8 PCC पर एक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि या AICC डेलीगेट्स चुना जाता है। AICC और PCC का अनुपात 1 और 8 का होता है, यानी कि 1:8। PCC डेलीगेट्स के वोटों से ही कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष और पार्टी का अध्यक्ष के चुनाव किए जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी में इसी पैटर्न के आधार पर चुनाव होते हैं और जो उनकी CWC के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करती हैं और उसी प्रकार से जैसे कि देश में जो वोटिंग पैटर्न है, देश में जो इलेक्शन पैटर्न है, उसी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है। फिर उसके बाद में जो 50% उम्मीदवार को वोट मिलते हैं उसके आधार पर यहाँ पर प्रेसिडेंट के नामों की घोषणा होती है, ऐलान होता है कि इस व्यक्ति को 50% से अधिक वोट मिले हैं, इस लिहाज से फलाना व्यक्ति को पार्टी का प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है। तो ये पूरा पैटर्न उसी प्रकार से जैसे कि मैं पहले भी बताया कि जैसे देश में वोटिंग पैटर्न है, इलेक्शन पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं मायावती की पार्टी की।
उसमें कैसे चुनाव होता है और कैसे चुना जाता है अध्यक्ष। बहुजन समाज पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 4 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का जिक्र है। इस पद को संगठन में सबसे बड़ा पद बताया गया। पार्टी संविधान के अनुच्छेद 4 सब क्लॉज 8 में कहा गया है कि या तो पार्टी के 10,000 पदाधिकारी अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुनेंगे या इस पद के लिए मतदान करेंगे, यानी कि वोटिंग करेंगे। या तो 10,000 कार्यकर्ता या फिर मतदान, ये दो प्रक्रियाएं बीएसपी में है। बीएसपी की स्थापना के बाद से कांशी राम इसके अध्यक्ष थे। 2001 में उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। सितंबर 2003 यानी कि सितंबर 2003 में मायावती अध्यक्ष चुनी गई। उस वक्त पार्टी ने केंद्रीय आम सभा की बैठक बुलाई थी। मायावती को इस बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। साल 2006 में मायावती दूसरी दफा पार्टी की अध्यक्ष चुन ली गई। उससे बाद में और उसके बाद अब तक वो हर साल उनके निर्विरोध ही चुने जाने की खबरें आती हैं। आपने भी अखबारों में सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा। कांशी राम और मायावती ने पार्टी की कमान कब कब संभाली है, इसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। कांशी राम ने दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 यानी कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 से 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने बसपा की कमान मायावती के हाथों में सौंप दी। इसके बाद मायावती 2014 से लेकर के दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार और 29 अगस्त 2014 में मायावती चौथी बार अध्यक्ष बनी। माफ कीजिएगा, पहली बार जो था वो 2004 था, यानी कि इसके बाद मायावती 2004 में दूसरी बार बनी थी, 2009 में तीसरी बार बनी थी, 29 अगस्त 2014 में वो चौथी बार अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद में 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से उनको 5वीं दफा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और अब बसपा में 27 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो फिर वही सवाल कि मायावती के हाथों में ही बसपा की बागडोर रहेगी या दूसरे किसी व्यक्ति को, किसी सहयोगी को वो पार्टी की कमान सौंपने वाली है? क्या आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित बनाने के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? मायावती ने इसको लेकर क्या मंथन किया है, ये तो मायावती ही जाने या पार्टी के कार्यकर्ता जाने। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में 27 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसके बाद से उनके राजनीति से रिटायरमेंट की खबरें चलने लगी थी और इन बातों का मायावती ने खंडन करते हुए कहा था कि ना तो वो संन्यास ले रही है और ना ही राजनीति से दूरी बना रही हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन बीएसपी के सर्वजन के कामों के लिए समर्पित रहा है और जो दलित वर्ग है उनके उत्थान के लिए समर्पित रहा है। मायावती की बातों से ही साफ है कि एक बार फिर से वो ही पार्टी की अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनी जा सकती हैं। इस बात की संभावना सर्वाधिक है। इस तरह मायावती के हाथों में ही पार्टी की कमान रह सकती है। सूत्रों की अगर माने तो 27 अगस्त की बैठक में बसपा के अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता होगी और मायावती के नाम पर ही मोहर लगनी तय मानी जा रही है। मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद उनकी 6ठी बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि खुद अगर मायावती पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती है और इस सूरत में किसी दूसरे नाम पर विचार किया जा सकता है, तो चर्चा ये भी है कि इस बार बसपा किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। इस सूची में मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनका नाम तो शामिल है ही, यानी कि वो फ्रंट पर है, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनाने की वजह है। आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने तो वह खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। जैसा कि मायावती ने बताया था, जब उन्होंने चुनाव के दरमियान में बीजेपी के खिलाफ में अभियान छेड़ दिया था और भाषणबाजी की थी, तो मायावती ने खुद कहा था कि वो अभी प्री मैच्योर है, यानी कि मैच्योर नहीं है और इसीलिए 6ठी बार मायावती का अध्यक्ष बनना तय है और जिस पर 27 अगस्त को फाइनल मोहर भी लग जाएगी। तो इस तरीके से ये चुनाव होता है बहुजन समाज पार्टी का। और किसको वो कमान सौंपेंगी, इस बात पर भी हमने मंथन किया है, किन किन नामों की चर्चा है। हालांकि चर्चा तो सिर्फ मायावती और आकाश आनंद की ही है।
अब बात हम करेंगे आम आदमी पार्टी की। आपकी आप में कैसे होता है अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि चर्चा तो यह है कि आम आदमी पार्टी में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। 2012 में गठित आम आदमी पार्टी में अध्यक्ष के बदले संयोजक का पद बनाया गया है और अभी जो संयोजक है वो अरविंद केजरीवाल है, जो कि जेल में है। वो मुख्यमंत्री भी है, संयोजक भी है। पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 5 में इस पद का जिक्र किया गया है। आप में अब तक 3 बार संयोजक पद के चुनाव का फैसला सर्वसम्मति से ही लिया गया है, यानी कि वोटिंग नहीं हुई है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संयोजक के नाम पर मोहर लगती है। इसमें 30 से ज्यादा मेंबर होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो आम आदमी पार्टी की है। क्षेत्रीय पार्टियों में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो मामला है वो कैसा होता है? देखिए, भारत में जो अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों में अध्यक्ष की कुर्सी पारिवारिक सदस्य के पास रहती है। ये आपने भी देखा होगा। मसलन 2017 में सपा में मुलायम सिंह यादव को हटाकर अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया बनी। आरजेडी में स्थापना के बाद से ही लालू यादव अध्यक्ष है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में यही हाल है, वहां भी शिबू सोरेन ही लंबे वक्त से अध्यक्ष है। तृणमूल कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो टीएमसी की स्थापना के बाद से ही ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज है। जेडीयू की अगर बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार ने बीच बीच में अध्यक्ष की कुर्सी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के जरिए ट्रांसफर तो किया, लेकिन सभी बड़े फैसले वो ही लेते रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए कि जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन का जो फंडा है वो काफी दूर है। और देखिए, यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है हाल ही, नई नवेली पार्टी बनी है हाल ही में आम आदमी पार्टी, उसमें भी संयोजक पद का जिक्र है, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जिक्र नहीं है। और जो अभी संयोजक है वो अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के। तो इस प्रकार से देखा जाए कि राष्ट्रीय पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें बहुत सारा अंतर है। तो फिलहाल हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि बीएसपी से लेकर कि बीजेपी तक बदलाव की संभावना है, बीजेपी से लेकर कि बीएसपी में देश की जो 2 बड़ी पार्टियां वो नया अध्यक्ष चुनने वाली है। जल्दी ही दोनों ही दलों में चुनाव होगा। मायावती किसके हाथों में कमान सौंपेगी, जेपी नड्डा का कौन उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि अगस्त के अंत में दोनों पार्टियों में जब चुनाव होने वाले हैं तो ये जो सवाल है हर एक जहन में है। तो फिलहाल देखना होगा, चूंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी जब इसकी घोषणा करेगी तो सभी के सामने इस बात का की तस्वीरें साफ भी हो जाएगी कि मायावती ने फिर से एक बार अपने पास पद रखा या किसी करीबी को दिया, और जेपी नड्डा का जो उत्तराधिकारी कौन है, क्या वो फिर से दोबारा रिपीट होंगे या नए चेहरे को लेकर आएगी बीजेपी, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में साफ किया है। तो ये जो तमाम प्रकार के कयास है, तमाम प्रकार के सवाल है, वो सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का मैं बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।